मेरी बीवी मासूर थी, इसलिए मैं हम बिस्तरी नहीं कर सकता था। एक दिन 16 साल की लड़की से प्यार हो गया तो उसने मुझे एक लोशन दिया, कहने लगी ये अपनी बीवी को लगा देना, वो मर जाएगी। छत पर जाकर बीवी के जिस्म पर वो लोशन लगाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बीवी का जिस्म देखते ही मैंने सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान पर जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थीं। कभी कभी हंस बोल कर बातें भी कर लेती थी, मैं भी मुस्कुरा के बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उन सब से झगड़ा करने तो बैठा नहीं था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। अच्छे इखलाक से बात कर लिया करता था, पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम अलीशा था। जब हम लोग उकाड़ा में फ्लैट देखने के लिए आए तो उसने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाती है और छत के पूरे फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, अजान की आवाज सुने तो उसके पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम लोगों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पे चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। छत से गिरने की वजह से उसके काफी सारे निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और इस बात को 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता था, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता, उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेकर जाया करता था। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नजरों से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सजा मिली। कि शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुश असलूबी से हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी बीवी का काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफा दरबार पर ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसके इशारे समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फोन रख के चाहता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे फोन कर दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान घर से ज्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रखकर चला जाता था ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दुकान पे जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं जरा उससे गुस्से में बोला तो वो सहम गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नजर लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी मासूम थी, घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था और इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और मैं अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। शायद वो इस मोहल्ले में नई आई थी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा जवान, जहां खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम सादिया था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम सादिया है, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी अनवर कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुन के आई हूँ। सुना है कि बहुत अच्छे कपड़े सीते हो, मेरे कपड़े सिलाई कर दो। मैंने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में, शादियों में हर 4 घंटे बाद सूट बदलती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। इस
इसलिए मुझे कोई 15 सूट सिलवाने हैं, 15 दिन के अंदर क्या तुम सी दोगे? उसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 15 सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो मुझे एक बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और ये शादी का सीजन भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसमी शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर मुझे क्या था, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी और नाप भी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसका नाप और एड्रेस नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वो अगले दिन आई, उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया किस तरह सीने हैं। पर उसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है जिसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम ये सूट अभी सिलाई कर दोगे तो मैं तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 2000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा दूंगा क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पे तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख के आया हूँ। 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटे तो इंसान लेट भी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी मैं घर हमेशा टाइम पे ही जाता था। लेकिन मैंने उसका सूट ले लिया और मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा था वो बहुत ही कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ किया। उसके मुंह पर चोट भी लग गई थी। मैंने उसे पट्टी बांधी और मैंने उसे काबिल रहम नजरों से देखा। मैंने उसके पास फोन तो रखा था, लेकिन फोन की शायद बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे काम था, बहुत जरूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार फोत हो गई थी। मैंने उससे झूठ बोल दिया। अगर मैं उससे ये कहता कि एक जवान चाहा लड़की के सूट सीने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ तो जरूर वो गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या हुआ? आखिर में उसका शौहर था, इसलिए डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया था, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूंगी। वो जब भी मेरी दुकान में आती मुझे अजीब व गरीब किस्म की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो उसने बस गले में ही डाला होता था, सर पे भी नहीं पहना करती थी और दुपट्टा भी उसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाजार वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दर्जी बैठा हुआ था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगती है इस मोहल्ले में नई आई है। उसने कहा कि हाँ नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि इस औरत को तलाक हो गई है। वो पोस्टमैन है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, उसकी भतीजी है। मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो कि ये तलाक याफ्ता है। उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता है। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आकर इसको तलाक दे दी। तुम इतने खूबसूरत हो तो तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे उस दोस्त ने कहा, क्या भाभी की हालत अभी भी वैसी है? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैं परेशान होना शुरू हो गया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। अच्छा, मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज्यादा बर्दाश्त दी है। हाँ, मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती है। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये माजूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये जरूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत अरूज पर थी तो उसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी, वो उसका कसम था, लेकिन मेरे लिए उसने उसको छोड़ दिया था। तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। आजकल मैं सादिया के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज मुझसे कोई ना कोई सूट सिलवाती और अभी तक उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना
ना उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है? या सारी जिंदगी अकेले गुजारोगी? किसी ना किसी को तो हम सफर बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? उसने कहा कि शक्ल व सूरत का अच्छा हो, कद काट का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जिस मर्द की उसे तलाश थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर दौरे डालना शुरू कर दिया और मैं उन दौरों के अंदर फंसी गया। ये भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं अलीशा से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक्त में बड़ा कमजोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिल के भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है, लेकिन कमजोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी की वजह से फौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी। मैं उसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आती? उसने कहा कि अब आपके ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिर के ही इस हाल पर पहुंच गई। मैंने कहा कि उसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 20 साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मजीद मायूस हो गया। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजार देता? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। उस दिन मुझे सादिया ने एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो ना, तुम्हारी उम्र है ये सब करने की, क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, उसकी गिलासें साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी दौलत ले आऊंगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम वहां अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभाल लूंगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं चाह सकते? अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है ना उठ सकती है और ये बीमार भी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया, शायद अब इसको भी निजात की जरूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पे ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था बल्कि दोपहर का वक्त था। वो मुझे कहने लगी कि नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज धूप है। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमत करके तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसे एक नहीं 10 औरतें मुझे मिल सकती हैं, तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं? मुझे माफ कर देना। जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पे खड़ी हो जाती तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पे पड़ी रहोगी और 4 दिन में तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया। अब वो व्हील चेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था। वो
अपनी दबी दबी सी आवाज में चलाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पाँव इतनी बुरी तरह फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। 4 घंटे इसी तरह से गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा रहा था, बेयारो मददगार था। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने आखिर में अपनी ताकत को इस्तेमाल किया और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वो खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ी से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो फौरन मेरी तरफ आई, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। वो समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मक्का फाते अमल हुआ था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पर आ गई थी और मैं उसकी हालत पे चला गया था, जिसे उसने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और माफ करती भी क्यों, मैं उसकी जान लेने वाला था और वो वहां से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चलाता रहा, अलीशा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वो वहां से ऐसे गई जैसे कभी पलट कर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आ गई। शायद अलीशा ने ही उनको फोन किया था। वो मेरी जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहां छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और ये बाजू भी अब नहीं काम कर सकता और ना ही उठकर चल सकता था। और अलीशा ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफी मांगता रहता था, पर वो बोलती नहीं थी और दिन रात मेरा ख्याल रखती थी। वो फिर से नौकरी भी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाथ पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात उससे माफी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं तो उसकी जान लेना चाहता था। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे साथ कोई भलाई का मामला हो जाए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको ये पैगाम दूंगा कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हम सफर का साथ ना छोड़ें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं मर्दमशुमारी की एक टीम के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था। मेरे साथ अमले के मुतल्लिका लोग भी होते थे, ताहम बाज़ औक़ात इंदराज का काम मैं अकेले भी कर लिया करता था। इसी दौरान मेरी ड्यूटी बाज़ार हुस्न में लग गई, जहाँ आज भी बुलबुल हज़ार दास्तान के सामने बिल्डिंग कायम है। ऑफिस की तरफ से दी गई हदायत के मुताबिक मैं घर में मुकीम लोगों की पहली शिनाख्त करता था कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर रजिस्टर्ड अफराद के अलावा कोई दूसरे इस घर में मौजूद होते तो मैं उनसे पूछताछ करता कि पहले रिहायशी किधर गए वगैरह वगैरह। सर्वे के दौरान मैंने घर पर दस्तक दी, मगर काफी देर तक जब कोई बाहर ना निकला तो झंझला कर दोबारा जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद एक 9 साला बच्ची ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर रटे टायर तोते की तरह कहने लगी, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से उस बच्ची को देखा और शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा मैं भी वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं और मर्दमशुमारी के सिलसिले में आया हूँ। घर के किसी बड़े को बाहर भेजें। बच्ची कुछ समझी या ना समझी मगर दौड़कर अंदर चली गई। चंद मिनट बाद एक सहमी हुई खातून दरवाजे पर नमूदार हुई। मैंने शाइस्तगी से सलाम किया और अपने आने का मकसद बताया तो उनके चेहरे पे इत्मीनान सा फैल गया। कहने लगी, आप अंदर आ जाएं वरना अभी यहाँ भीड़ लग जाएगी। मैं झिझकता हुआ अंदर चला गया। निहायत सादा सा कमरा था। खातून भी बाज़ार हुस्न की नहीं लगती थी। जब मैंने उनके घर के अफराद की तफसील मांगी तो कहने लगी, भाई मुझे यहाँ आए हुए 3 साल ही हुए हैं। इससे पहले इस घर में कौन मुकीम था मुझे मालूम नहीं। अगर चाहें तो मैं एक खातून का नाम बता देती हूँ, आप ये मालूमात उनसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल खड़ी ना हो जाए कि ये ठिकाना भी मुझसे छीन जाए। मैंने तजस्सुस से पूछा कि ये घर आपने किराए पे लिया हुआ है। उस खातून ने, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, मैं आपको सारी हकीकत बता ही देती हूँ क्योंकि आप मुझे 6 साल लग रहे हैं। मैं खाते पीते और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। वालिदैन का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया। मेरे ताया बे औलाद थे।
उन्होंने मेरी परवरिश की। वो सख्त मिजाज आदमी थे। ताई भी उनसे डरी सहमी रहती थी। मैं 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, मगर ताया ने इजाजत नहीं दी। ताई अच्छी खातून थी। उन्होंने ताया को कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और 15 साल की उम्र में मेरी शादी एक खुशहाल घराने में कर दी। शादी के बाद जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। 3 बच्चे हुए। इस दौरान ताया और ताई हज पर गए तो ट्रैफिक के एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया। मायके में अब मेरा कोई नहीं रहा था। ससुराल भरा पड़ा था। सबका मुश्तरका कारोबार था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जेर तालीम थे कि कुदरत ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। मेरे शोहर को फेफड़ों का कैंसर हो गया और 1 साल के अंदर ही वो हम सबको रोता छोड़ गए। शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने कुछ अरसा तो बच्चों की नाज बर्दारियां की, मेरा भी ख्याल रखा। इस दौरान बहाने बहाने से मुझसे मुख्तलिफ दस्तावेजात पर दस्तखत करवाते रहे। फिर एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर तुम लोगों के नाम कुछ छोड़कर नहीं गया। हम तुम्हारा और बच्चों का खर्चा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनते ही मुझ पर आसमान टूट पड़ा। काफी ववेला किया, मिन्नतें तरले भी कर लिए। उनकी देगर रिश्तेदारों को बीच में डाला तो उन्होंने बताया कि तुमने जिन दस्तावेजात पर दस्तखत किए थे उनकी रूह से तुम्हारा हिस्सा वो तुम्हें दे चुके हैं। मैं अनपढ़ थी। उनकी चालें मेरी समझ में कैसे आ सकती थी। और फिर एक रोज बच्चों की आपस की लड़ाई का बहाना करके उन्होंने सुबह ही सुबह बच्चों समेत मुझे घर से निकाल दिया। मेरे शोहर के एक दोस्त इस इलाके से 2-3 किलोमीटर दूर रहते थे। मैंने रिक्शा पकड़ा और उन्हें अपनी कहानी सुनाने उनके घर जा पहुंची। उनकी बीवी मेरे शोहर के इंतकाल पर मेरे घर आई थी और कहा था कि कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। इससे तसल्ली और आस पर मैं उनके घर गई थी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो लोग 3 माह पहले मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनते ही आंखों तले अंधेरा छा गया। छोटे बच्चों का साथ था, चंद 100 रुपए के सिवा और कुछ नहीं था। बच्चों का पेट खाली था। उन्हें चाट खिलाकर आगे चल पड़ी। कुछ पता नहीं कि किधर जा रही हूँ। यहाँ तक पहुंची तो बच्चे थक चुके थे। मुझ में भी एक कदम बढ़ाने की सकत ना रही तो एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। शाम सर पर आ गई, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं रही थी। बार बार रोना आ रहा था। रात कहाँ और कैसे बसर करूंगी? बच्चों को कब तक भूखा रखूंगी? वो बेचारे भी बेहद डर गए थे। कभी रोते कभी खेलने लगते। इसी आसना में एक औरत मेरे पास आई और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ। शायद तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? क्या सास ने घर से निकाल दिया है? मैंने इकरार में सर हिला दिया। वो कहने लगी, कुछ देर बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तो मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी बातें वहीं होंगी। घर पहुंचकर मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसने मेरा हाथ मुंह धुलवाया, बच्चों को और मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद उसके साथ चंद औरतें भी थी जिन्हें वो मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया, तसल्लियां दी। फिर उनमें से एक बड़ी उम्र की खातून ने कहा, ये बाज़ारे हुस्न है, अगर तुम रजामंद हो तो हम तुम्हें तहफ्फुज के साथ पनाह देंगे, मगर तुम्हें यहाँ बड़ी राजदारी से रहना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उनकी पनाह में रहना कबूल कर लिया। उन्होंने मुझे रहने के लिए न सिर्फ अपने घर के करीब ही खाली घर दिया, बल्कि मेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी भी ले ली। हर महीने राशन का सामान बाकायदगी से डलवाती। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं। उनका कहना है कि जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते यहीं रहो। बच्चे के बारे में खास हिदायत कर दी कि इसे फिलहाल घर से बाहर ना निकलने दो, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। इसके लिए हम किसी टीचर का बंदोबस्त करवा देंगे जो इसे घर में ही तालीम देगी। वो दुखी खातून 2 साल से बाज़ारे हुस्न की बदनाम औरतों की बेलूस खुफिया मदद से उन्हीं के दरमियान अपने बच्चों के साथ इज्जतदाराना जिंदगी गुजार रही थी। ये दास्तान सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। बिलाशुबा इस माशरे में ऐसी खवातीन भी हैं दुनिया जिन्हें बद किरदार कहती हैं, लेकिन दर हकीकत उनके दिलों में खिदमत इंसानियत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी जिंदा है। और जो कोई किसी के साथ बुरा करता है, किसी के लिए कुआं खोदता है, तो फैसला तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा वो खुद ही इस कुएं में गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं में गिरते नजर भी आएंगे।